तो आज जो बात होनी वो मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन, यानी 314 जो पूर्व की सीआरपीसी में, और वर्तमान में ये 352 कहता मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन, यानी दोनों बातें। मौखिक बहस भी यहां की जाएगी और बहस का ज्ञापन ये भी फाइल होगा। कहता मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन, दोनों बातें अलग अलग नहीं, एंड कंजंक्शन से जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों बातें यहां की जा सकती। और जो हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध देखे तो वहां बहस के लिए कोई सेपरेट सेक्शन ये था भी नहीं। जब सत्र न्यायालय द्वारा विचारणा ये देखा था तो वहां तो बहस के लिए सेपरेट सेक्शन था, लेकिन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बहस के लिए कोई सेपरेट सेक्शन ये नहीं थे। और जब बहस के लिए सेपरेट सेक्शन नहीं थे तो फिर जनरल सेक्शन ये उपयोग में आएंगे। और आपका 314 ये क्या कह रहा है कि कार्यवाही का कोई पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है। दोनों पक्षों की साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद आप बहस करें, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा तो सत्र न्यायालय द्वारा विचारित होने वाले मामले उन्हीं में है। आप देखेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो विचारित होने वाले न्यायालय हैं उनमें सेपरेट सेक्शन बहस के लिए हो, ठीक है, ऐसी स्थितियां ये नहीं थी। कहता मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, सेक्शन 261 तो अभियोजन के लिए साक्ष्य ये आपका देते देते और फिर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले आ जाते हैं और वो चलता रहता है। और फिर गाखंड आता है विचारण की समाप्ति, तो सीधे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यहां कहीं पर भी बहस के लिए कोई सेक्शन नहीं है। जबकि सत्र न्यायालय द्वारा विचारण ये जब किया गया था तब बहस के लिए सेपरेट सेक्शन ये था। इसलिए अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है तो 314 या 352 इसी के अंतर्गत बहस ये की जाएगी। और सत्र न्यायालय द्वारा विचारण हो रहा है तो 314 या 352 इसका उपयोग भी होगा। और बहस के लिए जो सेक्शन विशेष है उसका उपयोग वो भी होगा। तब दोनों सेक्शंस का उपयोग होगा, क्योंकि सेक्शन के समक्ष जो विचारण चलता है वो कैसा बहुत डिटेल्ड है और उसमें बड़े गंभीर परिणाम ये आ सकते हैं। इसलिए वहां दोनों प्रकार की सुविधा ये दी गई है। 314 हम लोग बात कर रहे थे। तो कहता कार्यवाही का कोई पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है। जरूरी नहीं आप बहस करो, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वॉट एवर यू वांट टू से न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन उस दृष्टिकोण से करेगा ही करेगा, ये मानकर चला गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो न्यायालय के ध्यान में लाई जानी चाहिए मेरे पक्ष में, तो फिर आप अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त मौखिक बहस ये कर सकते हैं। उसने ये भी कहा कि आप कैसी बहस करेंगे, संक्षिप्त, जबकि वहां बहस के नाम पर जो होता है वो तो बहुत ही अपवर्ड होता है। इवन हम तो कई बार कहा करते हैं पीठासीन अधिकारियों से कि आप में बड़ा धैर्य है, अगर मेरे सामने इस प्रकार की हरकत हो और हम पीठासीन अधिकारी हो तो हम भगा देंगे। आएंगे पूरी एफआईआर पढ़ देंगे, मानो हमें एफआईआर पढ़ना ही नहीं आता। जितना एविडेंस है शुरुआत से लेकर अंत तक वो साक्ष्य पढ़ देंगे और कह देंगे हम निर्दोष हैं। तो क्या हमें पढ़ना नहीं आता था? वो तो हमें भी आता था।
आप तो ये बताओ कि आरोप की विरचना मेरे विरुद्ध इन सेक्शंस में की गई और इन सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इन बिंदुओं पर साक्ष्य आना चाहिए। और जिन साक्षियों ने इन बिंदुओं पर साक्ष्य दिया है उनमें से एक का भी साक्ष्य इस प्रकार का नहीं है कि आवश्यक संगठक जो किसी भी अपराध के हैं वे सिद्ध हो रहे हों, इसलिए मेरे खिलाफ ये अपराध नहीं बनता। कुछ इस ढंग से आपको अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस ढंग से वहां बात कहने वाले 2 या 3 या 4 लोग ही होते हैं, बाकी पूरा रेखता ये पढ़कर सुनाएंगे और एक भी बात उसमें काम की होगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा कि अपने अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत संक्षिप्त बहस, इसे करने का हक आपको दिया गया है। और अपनी मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पूर्व न्यायालय को एक ज्ञापन यह दे सकता है। आप जो मौखिक बहस करोगे उससे पहले अगर आप लिखित बहस देना चाहते हो तो उससे पहले दोगे, ताकि मौखिक बहस के माध्यम से तुमने जो कुछ लिखा है उसे अगर स्पष्ट करने की जरूरत हो तो स्पष्ट किया जा सके। क्योंकि आप जो कुछ लिख कर दोगे वो अपनी समझ से संपूर्ण लिख कर दोगे, लेकिन इसके बाद भी उसे समझने की या समझाने की जरूरत हो सकती है। क्योंकि यूं तो किताबों में भी सब कुछ लिखा है, लेकिन क्या किताबें पढ़कर आपको कुछ समझ में आया? जो कुछ लिखा है वो सब किताबों में ही तो लिखा है, लेकिन उसे पढ़कर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अपनी मौखिक बहस करने से पूर्व आप क्या करेंगे, लिखित बहस या बहस का ज्ञापन ये भी न्यायालय को दे सकते। कहता है कि और अपनी मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पूर्व न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है, जिसमें उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में, ठीक है, और सुभिन्न शीर्षकों में दिए जाएंगे। आपको जो कुछ कहना नटशल में कहिए कि अमुक साक्ष्य अग्राह्य प्रकृति का है। ठीक है, PW1 ने जो कुछ कहा वो अग्राह्य है। क्यों अग्राह्य है? वो विशेषाधिकृत संसूचना है, ठीक है ना, जिसको साक्ष्य में दिया जाना या साक्ष्य में लिया जाना ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक मना है। अमुक बिंदु को साबित करने का भार अमुक व्यक्ति पर था या अमुक पक्ष पर था, उसने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, अमुक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अमुक सेक्शन के मुताबिक या तो ग्राह्य या अग्राह्य है। अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा वो सब हियरेस्ट एविडेंस की कोर्ट का है और साक्ष्य में अग्राह्य। आप इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि आखिर आप एविडेंस के बारे में कुछ तो कहना चाहेंगे। अगर कुछ कहना चाहते हैं अमुक साक्षी अग्राह्य, ठीक है, कैसा अविश्वसनीय है। आपने कहा था कि साक्षी कई प्रकार के होते हैं। आपने कहा था कि प्रत्येक साक्षी के कार्बोरेशन की जरूरत नहीं है, प्रत्येक साक्षी का समर्थन हो यह कानून नहीं है। आपसे कहा गया था कि चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, किसी के भी संबंध में जो मान्यता हो सकती है वो मान्यता यही हो सकती कि वो अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। मान्यता यह नहीं हो सकती कि व्यक्ति या वस्तु अशुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि मौजूद है। ये मान्यता नहीं हो सकती, क्योंकि अशुद्धि उत्पन्न की जाती है, अशुद्धि होती नहीं। सारी चीजें शुद्ध रूप में ही होती है, अशुद्धि तो उत्पन्न होती है और वो उत्पन्न किसी कारण से होती है, और वो कारण या तो प्राकृतिक तौर पर या मानवीय कृत्य का परिणाम होता है। इसलिए व्यक्ति या वस्तु किसी के बारे में भी मान्यता ये अगर बनानी है तो मान्यता एक ही बनाई जा सकती है कि व्यक्ति या वस्तु अपने मूल रूप में, अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। आप ये नहीं मान सकते
कि व्यक्ति या वस्तु अशुद्ध या ठीक है रूपांतरित स्वरूप में मौजूद होगा, क्योंकि रूपांतरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होगा। और इसीलिए क्रिमिनल ट्रायल यह मानकर चलता है कि अभियुक्त निर्दोष है, क्योंकि इनोसेंसी, निर्दोष होना यह व्यक्ति का स्वभाव है। व्यक्ति जब पैदा हुआ तो वो इनोसेंट था, वो निर्दोष था, वो दोष लेकर नहीं आया था। आप कहते हैं कि उसमें दोष आ गए हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप न्यायालय को यह बताएं कि आपको यह जानकारी कहां से आई कि अमुक व्यक्ति में दोष आया है। आपको जहां से जानकारी मिली वो जानकारी न्यायालय के साथ साझा करिए। और अगर आप ये जान सकते हैं कि अमुक परिस्थिति के कारण व्यक्ति में दोष आ गया है, तो न्यायालय भी उस निष्कर्ष पर आ सकता है, लेकिन आपको बताना होगा। इट इज योर ड्यूटी। जो मान्यता हो सकती है वो मान्यता यही हो सकती है कि व्यक्ति निर्दोष है। व्यक्ति के संबंध में दोषी होने की अवधारणा यह नहीं की जा सकती। सोना खान से निकला तो शुद्ध है, धारणा यही हो सकती है। धारणा यह नहीं हो सकती कि सोना 18 कैरेट निकला होगा, सोना 24 कैरेट निकला होगा। धारणा यही होगी। उसमें अगर कुछ मिलाया गया तो वो आपके कृत्य का परिणाम है। अशुद्धि मानव उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अशुद्धि चीजों में होती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो मान्यताएं हो सकती हैं वो क्या हो सकती है कि चीजें अपने शुद्धतम स्वरूप में है। इसलिए उसने कहा कि आप क्या करेंगे, अपने समर्थन में तर्क संक्षेप में देंगे। आप बताएंगे कि अमुक साक्ष्य का अमुक भाग क्यों अग्रह है। आप ये बताएंगे कि हेरस है, अनुश्रुत कोटि का है, इसलिए साक्ष्य में अग्राह्य है, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। और ये सब आप संक्षिप्त रूप से सुभिन्न शीर्षकों में अलग अलग हेड्स में बनाकर देंगे ताकि सुविधा रहे उसको एनालाइज करने में। और ये आप देने के बाद फिर मौखिक रूप से जो कुछ कहना चाहें उन लिखे हुए बिंदुओं को स्पष्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप कह सकते हैं। और ये कब करेंगे, टाइम कौन सा होगा, अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत। क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल में बहस जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए अपने अपने साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत आप अपने साक्ष्य के आधार पर जो कुछ अपने पक्ष में कहना चाहते हैं वो सब कुछ न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि आपने अपना साक्ष्य अपने पक्ष के समर्थन के लिए ही दिया है, इसलिए आप ये बता सकते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किस तरह मामला साबित होता है या किस तरह मामला ना साबित होता है, ठीक है। तो ये आप करेंगे और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा। जो ज्ञापन आप देंगे वो अभिलेख का भाग होगा। और ये इसलिए भी प्रोविजन बनाया गया ताकि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें ये विश्वास रहे कि उनकी बात को न्यायालय ने पर्याप्त महत्व ये दिया है, उनकी बात सुनी गई, उसका विश्लेषण किया गया और वो यदि किसी महत्व की पाई गई तो उसे जो महत्व दिया गया है वो उसी अनुरूप है जो महत्व उसे दिया जाना चाहिए था या उसके अनुरूप नहीं है, ताकि अपीलेट कोर्ट के समक्ष अधिवक्ताओं को अपनी शिकायत यदि कोई हो तो उसे दर्ज कराने का उचित अवसर मिल सके। नहीं तो ऐसे मौखिक बहस होगी। तो अगर न्यायालय उनकी बात को
अपने निर्णय में कोड ही नहीं करता, तो अधिवक्ता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने अमुक बात न्यायालय के समक्ष रखी थी। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता। प्रत्येक न्यायालय अधिवक्ताओं की बात को बहस के समय नोट करता है, और जब उनका निर्णय आता है तो एक एक बिंदु लिखा होता है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह बात कही, इसका उत्तर ये हम इसलिए मानेंगे या इसलिए नहीं मानेंगे, लिखा होता है। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कई बार जजेस नहीं भी लिखते, ठीक है, और जो सब ईमानदार नहीं है, जो बेईमान टाइप के जज हैं, वो तो कतई नहीं लिखते। इसलिए यह सुविधा आपको दी गई कि आप चाहें तो अपनी बहस के महत्वपूर्ण भाग संक्षिप्त भाग में अलग अलग शीर्षकों में लिख के न्यायालय को दे सकते हैं, और वो उस रूप में उन्हें कंसीडर करेंगे, ठीक है। और चूंकि वो अभिलेख का भाग रहेगा और अभिलेख आगे अपील में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, तो अगर उन्होंने अभिलेख में लिखे हुए पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया तो उनसे पूछा भी जा सकता है कि आखिर आपने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, ठीक है। इसलिए यह सुविधा दी गई है। ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी, उसी समय, ताकि अगर वो कोई उत्तर देना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो वो भी आ सके। कहता कार्रवाई का कोई स्थगन लिखित बहस करने के प्रयोजन के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे, ठीक है। आप लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं तो सामान्य नियम यही रहेगा कि कोई समय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कानून इस भाषा में कभी इनेक्ट नहीं होता कि ऐसा किया जाएगा या ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से न्यायालय को आवश्यक लगता है तो न्यायालय को हक है कि लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय दे भी सकते हैं, और 99% दे ही देते हैं। अगर आप मांगते हैं तो मिलता है। 1% ही ऐसा होता है कि समय न दिया जाए, वो भी तब जब आप कई बार ले चुके और फिर भी दाखिल नहीं करते, हर बार समय यही मांगते हैं, तो फिर इससे तय होता है कि आप बात को विलंबित रखना चाहते हैं। इनफैक्ट आप कोई लिखित बहस दाखिल नहीं करना चाहते। आगे कहता है यदि न्यायालय की राय है कि मौखिक बहस सुसंगत नहीं है तो वह ऐसी बहसों को विनियमित कर सकता है। ये शायद पिछले सीआरपीसी में नहीं है, जरा उठाओ, ये शायद पिछली सीआरपीसी में नहीं है जहां तक हमें याद पड़ता है। नहीं है, ठीक है, कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है, ठीक है। करते नहीं है, वहां करते तो कतई नहीं है, ठीक। मौखिक बहस तो ऐसे चलती रहती है, हमें तो कई बार गुस्सा आने लगती है क्योंकि हम तो लेट हो रहे होते हैं, और वो अपने पढ़े चार्जशीट पढ़ दी, FIR पढ़ दी, फिर ऐसा लगता है और कोई तर्क तो दो उस आधार पे, कोई तर्क नहीं, केवल पढ़ के सुना दी। तो यार पढ़ा तो उसे जाएगा ही, आप क्यों समय बर्बाद करें। लेकिन विनियमित नियमित नहीं करते। एक दो जज हमने देखे हैं इस 25 साल की वकालत में, वो जरूर ये कह देते हैं कि भाई देखिए कोई आपको महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो कहिए, अदरवाइज ये पढ़ा तो जाएगा ही, आप इसको पढ़कर हमें क्या सुना रहे हैं, क्या हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन नॉर्मली कोई नहीं कहता, लेकिन ये लिखा है, रेगुलराइज कर सकते हैं, ठीक है। 300 आपका 15 या 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा, और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है, ठीक है। अभियुक्त सक्षम साक्षी है,
हमने कल भी कहा था कि अभियुक्त है तो सक्षम तो है ही है, अभियुक्त है और उसका विचारण चल रहा है तो सक्षम तो है ही है, क्योंकि अगर अभियुक्त है और उसका विचारण चल रहा है तो उसकी सक्षमता के विषय में कोई प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर वो सक्षम ना होता, विकृत चित्त आदि होने के कारण से, तो 328 सीआरपीसी के प्रोविजंस के मुताबिक उसके साथ व्यवहार हो रहा होता और वो उसका विचारण चल ही नहीं रहा होता। इतने सक्षम तो ही है, लेकिन सक्षम होते हुए भी उसे साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई परिस्थिति हो सकती है, आज तक एक बार हमने देखा है अभी रिसेंट कि अभियुक्त ने खुद को परीक्षित कराया, ठीक है, एज ए विटनेस। बाकी 25 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि 315 का उपयोग हुआ, एक मामले में देखा है, उसमें अभियुक्त ने स्वयं को परीक्षित कराया और उसमें परीक्षित कराना उचित था क्योंकि क्रॉस केस था, ठीक है। जो इस मामले में अभियुक्त है वो दूसरे मामले में वादी है, दोनों पक्ष कहते हैं कि इन्होंने हमें मारा, घटना स्थल एक है, समय एक है, ठीक है, दिनांक एक है। ए कहता है बी ने हमें मारा और बी कहता है ए ने हमें मारा, सारी चीजें एक समान है। तो एक मामले में हमने जरूर देखा कि अभियुक्त ने स्वयं को परीक्षित कराया, ठीक है, प्रतिरक्षा के साक्षी के तौर पे। अब अगर प्रतिरक्षा के साक्षी के, अदरवाइज अभियुक्त की परीक्षा केवल 306, 307, 308 की स्थिति को छोड़कर कभी भी साक्षी के रूप में नहीं होती। साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा केवल तब कब होती है जब 306 यानी क्षमादान मिल गया। जब क्षमादान मिलेगा केवल तभी उसकी साक्षी के तौर पर परीक्षा होती है, अदरवाइज अभियुक्त की एज अ विटनेस परीक्षा हो, अभियुक्त की किसी अन्य मामले में वो साक्षी है, वो बात अलग है। जिस मामले में वो अभियुक्त है उसी मामले में उसकी साक्षी के तौर पर परीक्षा हो, ये विरले होता है और उसे उस मामले में साक्ष्य देने के लिए विवश ये किया ही नहीं जा सकता। ना तो अभियोजन साक्षी होने के लिए तो कतई नहीं, और डिफेंस में वो स्वयं को प्रस्तुत करे, ये भी उसी के मन की बात है। और इसीलिए 313 अभियुक्त की परीक्षा ये सेक्शन रखा गया था, अदरवाइज उस सेक्शन को रखने की कोई जरूरत थी नहीं। और इसीलिए 313 में ये कहा कि वहां शपथ नहीं दिलाई जाएगी क्योंकि वहां साक्षी नहीं है, वो शपथ साक्षी को दिलाई जाएगी क्योंकि साक्षी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि साक्षी सच बोले। और हमने कल भी कहा था कि किसी से सच बुलवा लेने के दो ही तरीके हैं, एक उसे सच बोलने की प्रेरणा दी जाए और उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप वो सच बोलना प्रारंभ कर दे, और दूसरा अपने बुद्धि चातुर्य से हम उसमें से सच निकाल लें। यही दो तरीके दुनिया में खोजे गए हैं किसी से सच जान लेने के। इसके अलावा सच जानने का कोई तरीका दुनिया में बना नहीं। आप कहेंगे लाई डिटेक्टर, तो वो भी सच नहीं जान सकता। इसीलिए लाई डिटेक्टर जो कुछ बताता है उसका एविडेंस के तौर पर उपयोग नहीं होता, उसे एविडेंस नहीं माना जा सकता। दुनिया में पढ़े लिखे मूर्खों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। उन्हें लगता होगा कि लाई डिटेक्टर कोई बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में सिर्फ आदमी बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा कोई नहीं। हम आपसे एक दिन चर्चा कर रहे थे कि लोग बहुत कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत उपयोग है। हमें तो यह लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आदमी के दिमाग से बेहतर न तो सोच सकता है और न ही कुछ अधिक बता सकता है ऐसा जो आदमी के दिमाग में ना आए। हमने ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो मेटा द्वारा उपलब्ध कराया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी सहायता से कई विषयों पर जानकारी चाहिए, तो जो जानकारी वो दे रहा है वो इतनी सतही है, ठीक है, कि उस जानकारी का हम तो कभी जीवन में उपयोग करने वाले नहीं। वो तो बहुत सतही जानकारी है। आप किसी विषय पर उससे पूछिए तो जो हाई स्कूल 8वें का बच्चा बताएगा वो बातें वो बताता है। तो एक विचारशील मनुष्य के मस्तिष्क की जो स्थिति और ऊंचाई है उसको वो कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है। तो आदमी अपने में संपूर्ण चीज है, ठीक है ना। तो जो अभियुक्त है वो जिस मामले में अभियुक्त है उस मामले में उसे साक्ष्य देने के लिए केवल और केवल अपनी इच्छा से विवश किया जा सकता है, ठीक है। इस अपनी इच्छा से विवश किया जा, जब अपनी इच्छा से कर रहा है तो विवशता का कोई प्रश्न ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज उसे साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, और जब साक्ष्य देने आएगा तब उसे शपथ दिलाई जाएगी और जब उसकी परीक्षा की जाएगी तब शपथ दिलाने की कोई आवश्यकता यही नहीं, क्योंकि शपथ प्रेरणा देगी उसे सच बोलने की, और क्रॉस एग्जामिनेशन जो हम साक्षी का करते हैं वो उसे सच निकालने की तरकीब है। और हमने कहा कि दुनिया में दो ही तरीके हैं आदमी से सच जान लेने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो जब साक्षी के तौर पर कोई आता है तो हम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हम उसे शपथ भी दिलाते हैं और हम उसकी प्रति परीक्षा भी करते हैं। जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे से लोग हैं उन्हें यह लगता होगा कि ये तरीके घटिया हैं और आपका लाई डिटेक्टर ये ज्यादा बढ़िया चीज है, उन्हें ऐसा लगता होगा। लेकिन सही बात यही है कि लाई डिटेक्टर एकदम घटिया चीज है, और इसीलिए लाई डिटेक्टर से जो कुछ जाना जाता है उसे कानून साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। क्रॉस एग्जामिनेशन से जो कुछ निकल कर आएगा उससे कानून सच मानता है, और वही ज्यादा ठीक है, क्योंकि लाई डिटेक्टर इसके बारे में बताया गया है कि अगर आदमी एक्टर है, अगर वो ये मान ले अपने मन में गहरे कि ऐसा ही है तो वो बिल्कुल झूठ मान लेगा, लेकिन लाई डिटेक्टर बताएगा कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। क्योंकि लाई डिटेक्टर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या आपके शरीर की जो गतिविधियां हैं उनमें ऐसा परिवर्तन होता है जिसे उपकरणों के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को यह विश्वास दिला दें कि हम सच ही बोल रहे हैं, भले ही वो 100% झूठ है, जो आप जैसे एक्टर लोग करते हैं, अभिनेता करते हैं, अभिनेता जिस रोल को जीते हैं उस रोल के बारे में उनके मन में बैठ जाता है कि हम यही हैं, उसी को तो एक्टिंग कहते हैं। और तभी वो इतनी स्वाभाविक होती है कि लैला मजनू में मजनू मजनू ही लगता है, लैला लैला ही लगती है, जबकि न लैला लैला है न मजनू मजनू है, कुछ नहीं है। लेकिन इतना वो अपने को एक कर लेते हैं पात्र, ठीक है ना, कि बिल्कुल वही लगने लगता है। तो लाई डिटेक्टर बताएगा कि ये मजनू ही है, लाई डिटेक्टर बताएगा कि ये लैला ही है, जबकि नहीं है, ठीक है। इसलिए लाई डिटेक्टर विश्वसनीय नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन ये विश्वसनीय। अगर तुम लैला हो, तुम मजनू हो, हम पूछेंगे उसका असली नाम बताओ। मजनू का असली नाम कैस था, ठीक है, उसका असली नाम मजनू नहीं था,
कुछ लोग तो मानते हैं वो सिर्फ एक पात्र है, इस नाम का कोई हुआ ही नहीं। लेकिन जो लोग मानते हैं कि हुआ, तो उसका असली नाम कैस है और राजकुमार है। ठीक है, तो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि भैया अगर तुम मजनू हो तो उसका असली नाम बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से जो निकलेगा वो ज्यादा सच होगा, लाई डिटेक्टर से जो निकलेगा उसके झूठ होने की संभावना रहेगी। और कानून हमेशा ज्यादा युक्ति संगत बात करता है, इसे पढ़े लिखों को छोड़ दीजिए, वो मूर्ख है। वो मानते होंगे कि मशीनें ज्यादा अच्छा बताती हैं, जबकि सही बात यह है कि मशीन कभी भी आदमी के दिमाग की ऊंचाई को पकड़ ही नहीं सकती। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो कुछ भी हो, आदमी के दिमाग की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा कि मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। ये अहंकार की बात नहीं है, इसके कारण तो अहंकार में आ जाओ। ठीक है, ये अहंकार की बात नहीं है। अगर तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो प्रत्येक मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये अहंकार करने योग्य बात नहीं है, ये सिर्फ ये अनुभव करने की बात है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तुम जो कर रहे हो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए जो कुछ आप करते हो वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। तो क्या है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी, इसीलिए जब वो साक्षी के तौर पर आएगा तो साक्षी के साथ जितने प्रकार की औपचारिकताएं की जाती हैं वो सब उसके साथ होंगी। लेकिन जब उसकी परीक्षा की जाएगी, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। मुख्य परीक्षा नहीं, क्योंकि मुख्य परीक्षा कानून में परिभाषित है। मुख्य परीक्षा के बारे में लिखा है कानून में कि मुख्य परीक्षा कौन करेगा? वो पक्षकार जो साक्षी को बुलाएगा, वो जो परीक्षा करेगा उसे मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। और मुख्य परीक्षा कैसे होगी ये एविडेंस एक्ट में लिखा है। और चूंकि 313 में अभियुक्त की परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा नहीं, क्योंकि न्यायालय इस परीक्षा को कर रहा है। और मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है? मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है कि जिस पक्ष ने साक्षी को आहूत किया है वो पक्ष अपने पक्ष में उस साक्षी के माध्यम से साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष रखे। ये मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है। और जबकि अभियुक्त की परीक्षा, इसका उद्देश्य क्या है? ये 313 सबसेक्शन 1 में ही लिखा है। उसका उद्देश्य क्या है? अभियोजन साक्ष्य में जो परिस्थितियां अभियुक्त के खिलाफ हैं उनके संबंध में उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए, यह मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है। वो सॉरी, यह अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य है। तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य अलग, अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अलग। मुख्य परीक्षा किस ढंग से की जाएगी ये इंडियन एविडेंस एक्ट ये बताएगा। ठीक है ना। और अभियुक्त की परीक्षा कैसे की जाएगी ये 313 सेक्शन ये बताएगा। ठीक है। और यहां न्यायालय अभियुक्त से जानना चाहता है उसका पक्ष के संबंध में, अभियोजन साक्ष्य के संबंध में। ठीक है। यहां अभियोजन साक्ष्य एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायालय के पास। और मुख्य परीक्षा में क्या होगा? साक्षी की जानकारी प्रश्नों के माध्यम से पक्ष हासिल करेंगे और उसे न्यायालय के समक्ष रखेंगे। यहां उसे जानकारी दी जाएगी, वहां उससे जानकारी ली जाएगी। अंतर है दोनों बातों में। वहां जानकारी दी जा रही है, ठीक है, कहां? अभियुक्त की परीक्षा में, कि तुम्हारे विरुद्ध यह है, क्या कहना चाहते हो। और
313 हम लोग देखेंगे तो 313 सबसेक्शन 1 में बताता है कि आप साधारणतः प्रश्न करेंगे। ये भी वहां लिखा है, मुख्य परीक्षा में ये नहीं है कि साधारणतः प्रश्न करें आप, ये स्थिति नहीं है। इवन कल हमने चर्चा की थी कि मुख्य परीक्षा में न्यायालय प्रति परीक्षा जैसी नहीं कर सकता, उसे परीक्षा करनी है। और किस संबंध में? अभियोजन साक्ष्य में जो कुछ उसके खिलाफ आ गया उसके संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रयोजनों से, इसलिए ये जानकारी, ये स्पष्टीकरण न्यायालय किस प्रकार प्राप्त करेगा तो लिखा है 313 हम लोग पढ़ेंगे सबसेक्शन 1, तो वहां लिखा है कि अभियोजन साक्ष्य के संबंध में न्यायालय साधारणतः प्रश्न करेगा। साधारणतः इसका मतलब तो लिख दिया कि साधारण प्रश्न करेंगे आप। और हमने कहा था कि कोर्ट में इसी ढंग से करते हैं कि अभियोजन साक्ष्य में फला साक्षी परीक्षित हुए, उन्होंने आपके विरुद्ध ये कहा है, और जो कुछ परिस्थितियां किसी भी साक्षी ने बोली होती हैं अभियुक्त के विरुद्ध, वे सब लिखी जाती हैं। ठीक है, लिखी जाती यानी, क्योंकि अगर बाद में अभियुक्त ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी परीक्षा की नहीं गई थी तो उसका सबूत क्या होगा, इसलिए 313 की अभियुक्त की परीक्षा लिखकर की जाती है, क्वेश्चन बनाकर लिखे जाते हैं और उसका उत्तर मांगा जाता है। तो आप वहां देखेंगे तो एक एक प्रश्न में अभियोजन के जितने साक्षी हैं सबके संबंध में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साक्षी के संबंध में एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न में उस साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध जो और जिन तथ्यों का साक्ष्य दिया है उसका संक्षेप में उल्लेख होता है, और फिर अंत में न्यायालय का प्रश्न होता है कि इस संबंध में आपको क्या कहना है, सिर्फ जनरल सवाल। ठीक है, जबकि प्रतिपरीक्षा वो प्रश्नों के माध्यम से होगी और उसमें अनेकों प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रतिपरीक्षा ये विरोधी पक्षकार करेगा, न्यायालय किसी का विरोधी नहीं। ठीक है, तो यहां प्रतिपरीक्षा जैसे प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 313 स्वयं तरीका बता रहा है, सामान्य प्रश्न आपको क्या कहना है ये बताइए, और वो आवश्यक रूप से किए जाएंगे। हां, अगर 315 में सक्षम साक्षी के तौर पर उसने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया तो बचाव पक्ष उसकी जानकारी को प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, मुख्य परीक्षा के रूप में न्यायालय के समक्ष रखेगा, और फिर उस मुख्य परीक्षा की विश्वसनीयता प्रतिपक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षा के माध्यम से चेक की जाएगी, और चूंकि साक्षी के तौर पर आएगा तो उसे शपथ भी दिलाई जाएगी, क्योंकि साक्षी से हम जानकारी चाहते हैं, जिसकी हम परीक्षा कर रहे हैं उसे हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ही जानकारी दे रहे हैं उसे साधारण स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए वहां शपथ दिलाने की न तो जरूरत है और न ही दिलाई जाती है, और आपका सांविधिक तौर पर स्टैट्यूटरी फॉर्म में 313 में आप देखेंगे तो वहां लिख दिया गया कि कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी, अनावश्यक है, दिलाई भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहां वो साक्षी नहीं है। 315 में साक्षी है, और चूंकि 315 में साक्षी है तो शपथ भी होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, और वो सक्षम साक्षी। जहां एक स्थिति और आई, अगर उसने साक्षी के तौर पर अपने सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य देना प्रारंभ कर दिया, दे सकता है, तो सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट उसके, ठीक है, उसके मुताबिक उस सह अभियुक्त के विरुद्ध वो साक्ष्य सुसंगत होगा। ठीक है, सह अभियुक्त के विरुद्ध, ठीक है, अगर वो संस्वीकृति करता है कोई, हालांकि धारा 30 संस्वीकृति से संबंधित है, ठीक है ना, कि सह अभियुक्त अगर संस्वीकृति करता है तो साक्ष्य में वो ग्राह्य होगी, लेकिन अगर सह अभियुक्त के रूप में वो संस्वीकृति करता है तब तो बात अलग ही है, लेकिन अगर वो अपने सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य देता है तो भी उसके सह अभियुक्त को
ठीक है, प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन ये करने का हक होगा, जबकि नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक किसे होता है? प्रतिपक्षी को। लेकिन चूंकि उसने अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया और ऐसा साक्ष्य दे रहा है जिससे उसका साथी, ठीक है, दोषित हो सकता है, तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक ये उसके सहअभियुक्त को मिलना ही चाहिए। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं ड्यूरिंग ट्रायल। हमने एक मुकदमा ऐसा भी देखा है जिसमें अभियुक्तों ने एक दूसरे की परीक्षा की है, ठीक है, तो वो होता रहता है। लेकिन अभियुक्त की परीक्षा और अभियुक्त का साक्षी के तौर पर खुद को परीक्षित कराना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वहां न्यायालय परीक्षा कर रहा है अभियुक्त की, और परीक्षा उस साक्ष्य के बारे में कर रहा है जो आ चुका है, और यह परीक्षा दो अवसरों पर करने का हक न्यायालय को मिला है। एक, जब चाहे न्यायालय तब कर ले। लिखा है न्यायालय इन्वेस्टिगेशन तो करता ही नहीं, या तो जांच करता है या विचारण करता है, ठीक है। तो कहता है कि अभियुक्त की परीक्षा वो कब कब कर सकता है? कोई जांच जो वो कर रहा है, कोई जांच कर रहा हो, उसमें वो अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है, किसी भी प्रकरण पर बिना चेतावनी दिए हुए, ठीक है। अभियुक्त की जांच, अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है। ये एक स्टेज हुई। और दूसरी स्टेज आपका 313 1B 1A में यह लिखा कि कोई जांच किसी भी समय वो कर सकता है, और 1B में लिखता है कि जब अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो जाएगा तो आवश्यक रूप से प्रतिरक्षा का साक्ष्य प्रारंभ हो, इससे पूर्व न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा करेगा। और कैसे करेगा? तो लिखा है कि साधारणतः अभियोजन साक्ष्य के बारे में जो परिस्थितियां आई हैं उनके संबंध में प्रश्न करेगा, साधारण प्रश्न। यह नहीं प्रतिपरीक्षा की तरह। प्रतिपरीक्षा का हक न्यायाधीश को नहीं है। न्यायाधीश उस प्रकार से सवाल नहीं कर सकता जैसे विरोधी पक्षकार प्रतिपरीक्षा में करेगा। तो यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन टू द अक्यूज, ठीक है ना। आप 313 के अंतर्गत अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा जैसी परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई हक आपको नहीं है। काम आप बिना बोले भी कर सकते हैं और काम आप बोलकर भी कर सकते हैं। आप ये बिना कहे कि हम प्रतिपरीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा के नाम पर उसकी प्रतिपरीक्षा करने लगे, ऐसा घटित न हो, इसके लिए लेजिस्लेचर अतिरिक्त प्रयत्नशील दिखाई दे रही है। और उसने वो तरीका 313 में लिख दिया है कि आप अभियुक्त की जो परीक्षा करेंगे वो किस ढंग से। उसने लिखा कि आप साधारणतः प्रश्न करेंगे। अभियोजन साक्ष्य में जो परिस्थितियां आई हैं उनके बारे में साधारणतः आप स्पष्टीकरण आहूत करेंगे। आप साधारणतः से अलावा अन्य कोई तरीका नहीं अपनाएंगे। यह विविक्षित रूप से लिखा है 313 में। क्यों? जब अभिव्यक्त रूप से उसने कह दिया कि साधारणतः प्रश्न करेंगे, इसका मतलब विविक्षित रूप से यह भी कह दिया कि साधारणतः प्रश्नों के अलावा अन्य किसी तरीके से प्रश्न नहीं करेंगे। यह भी लिखा है। यह विविक्षित लिखा माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं है। न्यायाधीश महोदय को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक नहीं है। और 313 इसमें अभियुक्त की परीक्षा हो ही क्यों, इस विषय पर आपसे कहा गया था कि चूंकि न्यायालय के पास अभियुक्त की परीक्षा करने के अतिरिक्त अभियुक्त का स्पष्टीकरण अभियोजन साक्ष्य के प्रति प्राप्त करने का अन्य कोई तरीका है ही नहीं, इसलिए अभियुक्त की परीक्षा रखी गई। क्योंकि 315 में अगर वो सक्षम साक्षी है तो अपनी मर्जी से है, अपने को प्रस्तुत करे तो है, न प्रस्तुत करे तो 315 ही पढ़ेंगे। उसमें आएगा कि न्यायालय इस कारण से कि अभियुक्त ने स्वयं को साक्षी के तौर पर परीक्षित नहीं कराया है, अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई उपधारणा विपरीत नहीं बनाएगा, बनानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि हम मान क्या सकते हैं, हम मान यही सकते हैं कि चीजें अपने शुद्ध रूप में होंगी। हम ये नहीं मान सकते कि चीजें अशुद्ध होंगी, क्योंकि अशुद्धि कृत्य का परिणाम है, कृत्य प्राकृतिक हो या मानवीय। अगर अभियुक्त सामने खड़ा है, निर्दोष है, यही माना जा सकता है,
जो कहता है दोषी उसे साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अभियुक्त या कोई भी ईश्वर के यहां से इनोसेंट, निर्दोष इसी स्वरूप में आया था, वो दोषी स्वरूप में नहीं आया था। इसलिए माना यही जा सकता है, मान्यता चीजों के बारे में यही हो सकती है। जो कहता है तालाब का पानी गंदा है, उसे बताना पड़ेगा कि गंदगी किस स्तर तक है, किस ढंग की है, और वाकई गंदगी है। ये तीनों बातें उसी को साबित करनी पड़ेंगी। माना यही जा सकता है कि तालाब का जल निर्मल है। क्यों? क्योंकि निर्मल होना जल का स्वभाव है। व्यक्ति अपने स्वभाव में नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव में नहीं है, ये विकृति है, और विकृति इसे मानकर नहीं चल सकते। ठीक है, विकृति ये उत्पन्न होती है, ठीक है, और संस्कृति ये होती है। ठीक है ना? विकृति ये तो प्रयास का परिणाम है, ये तो या तो कृत्य का परिणाम है या लोभ का परिणाम है। संस्कृति ये स्वभाव है, ये होगी ही होगी। ठीक है ना? इसीलिए जो समझदार लोग वो ये मानते हैं कि अगर दुख है तो सुख होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि दुख ही दुख रहे, सुख हो ही ना, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, और दुख है ये आपको अगर अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ही ये हो गया कि आपने सुख जाना है, नहीं तो दुख पता कैसे लगेगा कि दुख है। अरे भाई, जब सुख में कभी रहे होगे तभी तो ये पता लगेगा कि दुख है, नहीं तो दुख ये पता कैसे लगेगा? ये तो पता तभी लग सकता है भले ही सुख की याद ना हो आपको, भले ही ये याद ना हो कि सुख में जो कुछ अनुभूति हुई थी, जो कुछ लगा था, वो आखिर क्या था, ये पता भले ही आपको ना हो, लेकिन सुख था, ये जानकारी आपको रहेगी। ठीक है, आप कहते हैं नींद से उठे, बड़ा अच्छा लगा आपको, आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं, इसका मतलब नींद में सुख मिला होगा ना। नींद में जो सुख मिला वो कैसा था, उसका स्वाद याद नहीं है। बचपन में जो सुख मिला वो कैसा था, उसका स्वाद याद नहीं है, लेकिन सुख मिला था ये याद है। और इसीलिए आप दुख को पहचान पाते हैं, अदरवाइज दुख पहचानेंगे कैसे, ये तो बता दीजिए। ठीक है ना? तो और फिर दुख आप किस परिस्थिति को कहते हैं? दुख उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें आप नहीं रहना चाहते, उसी को तो दुख कहते हो। ठीक है, जिसमें नहीं रहना चाहते, तो जिसमें, इसका मतलब ही है कि उस परिस्थिति को बदला जा सकता है। अगर उसे बदला नहीं जा सकता तो नहीं रहना चाहते ये शब्द ही निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, फिर तो रहना ही पड़ेगा। अगर विकल्प ही नहीं है तो ये शब्द तो निरर्थक है अपने में, इसलिए वो तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो हम चीजों के बारे में ये नहीं मान सकते कि चीजें गलत हैं, चीजें ठीक हैं, माना यही जा सकता है। ठीक है, तो अभियुक्त की परीक्षा न्यायालय करेगा, इसलिए उसे प्रतिपरीक्षा करने का हक नहीं होगा, और प्रतिपरीक्षा का ढंग भी नहीं अपनाया जाएगा। प्रतिपरीक्षा का कोई ढंग वहां नहीं अपनाया जाता, वहां सिर्फ न्यायालय प्रश्न करेगा, और कैसे करेगा? साधारणतः, और शपथ नहीं दिलाएगा, क्योंकि शपथ की कोई आवश्यकता नहीं। किस लिए शपथ, क्यों शपथ? ठीक है, हम उससे कोई जानकारी चाहते नहीं है, हम उसे जानकारी दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा है, हमें कल भी कहा था, यहां मामला रिलेटिव है। हम अभियोजन के साक्ष्य के सापेक्ष उसका स्पष्टीकरण यह प्राप्त करना चाहते हैं, और जब वो साक्षी के तौर पर आता है तो हम उसकी जानकारी निरपेक्ष तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। तब उसके पास जो जानकारी है हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यहां मामला रिलेटिव है। ठीक है, और जब वो साक्षी के तौर पर आता है तब रिलेटिव मामला नहीं होता। ठीक है, तब निरपेक्ष होता है मामला, यहां मामला सापेक्ष।
इसके सापेक्ष आपका उत्तर क्या है, हम ये जानना चाहते हैं जब अभियुक्त की परीक्षा करते हैं। इसलिए शपथ नहीं, इसलिए हमने उसकी जानकारी के सापेक्ष स्पष्टीकरण मांगा है। इसलिए 313 में जो अभियुक्त जानकारी देगा उसे विचार में लिया जाएगा। जो पहले से उपलब्ध साक्ष्य है उसका समर्थन या उसका खंडन अभियुक्त से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर किया जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्योंकि हमने सापेक्ष पूछा है। इसके सापेक्ष आपको क्या कहना है, इंडिविजुअल आपको क्या कहना है। इंडिविजुअल हो सकता है वो कहना चाहे जो सापेक्ष पूछने पर न कहना चाहे, क्योंकि सापेक्ष तो हम ये पूछ रहे हैं। इस संबंध में आप बताइए क्या कहना है आपको। आप इस संबंध में जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा भी घटना के संबंध में जानकारी रख सकते हैं, लेकिन वो हमने पूछी नहीं। और जब आप साक्षी के तौर पर आएंगे तो आपको घटना के संबंध में जो जानकारी है वो प्रश्नों के माध्यम से वो पक्ष जिस पक्ष से आप साक्षी होकर आएंगे न्यायालय के समक्ष रखेगा, और तब प्रतिपक्षी को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन, ठीक है, बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 313 और साक्षी के तौर पर अभियुक्त की परीक्षा जो 315 में होगी। एक जबरदस्त अंतर है, उस अंतर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां कहता है कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। अपने विरुद्ध या उसी विचारण में किसी अन्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को न साबित करने के लिए, ठीक है, शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। अभियोजन साक्षी के तौर पर अपने को परीक्षित कराना चाहे तो एक तो 306, 307 का मामला है। दूसरा, अगर वो कन्फेस कर लेता है, ठीक है ना, अगर कन्फेशन कर ले तो भी अभियोजन साक्षी के तौर पर उसके उस कन्फेशन को अन्य साक्षियों के विरुद्ध दिया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सह अभियुक्त की संस्वीकृति धारा 30 में सुसंगत है, और जब उसके द्वारा की गई संस्वीकृति को साबित करने के लिए अभियोजन उसका साक्ष्य देगा तो उसके सह अभियुक्तों को भी प्रतिपरीक्षा का हक होगा, क्योंकि उस समय उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य उनके विरुद्ध जा रहा होगा। ठीक है ना, तो आपका कहता है दे सकता है, परंतु वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। लिखित, क्योंकि लेजिस्लेचर एक्स्ट्रा कॉन्शियस है, ठीक है, अभियुक्त के अधिकारों को लेकर कहता है लिखित उसकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, लिखित। ऐसा ना हो कि इन्होंने प्रार्थना की थी इसलिए हमने परीक्षा करा ली, उस जबरदस्ती उसका साक्ष्य किसी मामले में ले लिया जाए, ये स्थिति न हो, क्योंकि अभियुक्त एक कमजोर स्थिति का आदमी है, उसके विरुद्ध सारी स्टेट ये खड़ी है, इसलिए उसे संरक्षण ये विधायिका स्वयं अपने कानून के माध्यम से दे रही है। हालांकि राज्य का जो अंग उसके खिलाफ खड़ा है, कार्यपालिका, वो भी राज्य का ही अंग है, लेकिन विधायिका स्वयं उसे संरक्षण दे रही है और कह रही है कि लिखित उसकी प्रार्थना होनी चाहिए, तभी आप उसे साक्षी के तौर पर मामले में परीक्षित करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, कहता उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, और न उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा होगी। ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो अपने को साक्षी के तौर पर परीक्षित कराए और चाहे तो न कराए। कहता कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय में धारा 101 या धारा 126 या धारा 127 या धारा 128 या धारा 129 के अधीन या अध्याय 10 के अधीन या अध्याय 11 के भाग खा या भाग गा या भाग घा के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है, ऐसी कार्यवाही में अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। ये मेरे ख्याल से वो हैं सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। ठीक है ना, जब व्यक्ति से
क्या मांगी जाती है? प्रतिभूतियां शांति आदि बनाए रखने के लिए, जो पहले 107 और 108, 109, 110 की कार्रवाइयां कहलाती थी, वो ये सारी हैं। ठीक है, और कहता है उन जिनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयां संस्थित की गई हैं, उनमें वो स्वयं जिनके विरुद्ध, क्योंकि जिनके विरुद्ध प्रतिभूति मांगने संबंधी कार्रवाइयां संस्थित हुई हैं, वे अभियुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध कैसी कार्रवाई चले? निवारक। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वे अभियुक्त तो नहीं है। इसलिए सेक्शन के पूर्ववर्ती भाग से उन्हें यह हक नहीं मिलता कि वे ऐसी निवारक कार्रवाइयों में स्वयं को साक्षी के तौर पर परीक्षित करा सकें। इसके लिए डिस्टिंक्ट सेक्शन बनाना पड़ेगा, और इसीलिए यहां डिस्टिंक्ट सेक्शन उन्होंने बनाया। ठीक है, कैसा? सबसेक्शन 2 के रूप में। और सबसेक्शन 2 के रूप में उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभूति मांगने संबंधी कार्रवाइयां चल रही हैं, वो भी उस कार्रवाई में स्वयं को साक्षी के तौर पर परीक्षित करा सकता है। और बात लॉजिकल भी लगती है, जब अभियुक्त को यह हक दे दिया, तो वो व्यक्ति जो अभियुक्त भी नहीं है कानून की निगाह में, उसे यह हक न मिलना, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। तो यह हक उसे भी मिल गया, परंतु धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्रवाई में ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना, तो वो बात वही रहेगी, पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, और ना उससे या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्रवाई की गई है, कोई उदाहरण की जाएगी। तो वो बात वैसी की वैसी है, क्योंकि ये तो आप कहते हैं उसके कामों से शांति भंग होने की आशंका, तो यू मस्ट प्रूव कि उसके काम से शांति भंग होने की आशंका है। वो काहे को दे रहा है तो ठीक है, ये आपका 315 है। ठीक है, तो 313, 314, 315, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 316, 17, 18 ये कोई विशेष सेक्शन नहीं, क्योंकि देख ही ले, कहता 316 जो 354 है, कहता प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना। कहता धारा 343 और 344 में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी प्रकार किसी वचन या धमकी द्वारा या अन्यथा कोई असर अभियुक्त पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। यह सेक्शन 20(3) से संगतता बनाता हुआ सेक्शन है, अनुच्छेद 20(3) से। कहता वहां विवश नहीं करेंगे, विवश करने का ही तरीका, विवश नहीं करेंगे, ये लिख देने से काम थोड़ी चलेगा। किसी भी व्यक्ति को विवश कर देने के अनेकों तरीके, उन तरीकों में लोभ, लालच, असम्यक असर, ये सब डालना आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्वर्जन के खिलाफ फैसले दिए हैं, जिनके आधार पर कन्वर्जन को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों का निर्माण हुआ है, उसमें यही तो कहा उन्होंने कि ठीक है, सबको धर्म की स्वतंत्रता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ तो यह हुआ कि एक धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अगर कोई एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, तो यह कन्वर्जन है। ठीक है ना, इसे कन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन आप किसी की विवशता का लाभ उठाकर, ठीक है, उसे नौकरी देने के नाम पर, उसे रोटी देने के नाम पर, उसे उसकी शादी कराने के नाम पर, उसकी गरीबी का लाभ उठाकर उसे पैसे देने के नाम पर अगर उसके धर्म को परिवर्तित कराते हो, तो यह तो धर्म की स्वतंत्रता के उपभोग में आपके द्वारा खड़ी की गई बाधा है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम बोलना चाहें तो बोलें और चुप रहना चाहे तो चुप रहे। उसने अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहा था, उसने रोटी चाहिए थी। उसने क्या चाहा था? रोटी। और तुमने ये कहा कि हम रोटी तुम्हें तब देंगे जब तुम अपना धर्म बदल लोगे। ये बात समझने में थोड़ी कठिन
हो सकती है। इसे ऐसे समझे, एक पिक्चर में हमने देखा था, हमने कहा था हमें फिल्में देखने का बड़ा शौक है और हम वहां से उदाहरण उठाया करते हैं। उसमें अमिताभ बच्चन के बचपन का सीन है। भूखा है, बच्चा है, उसका छोटा भाई वो भी भूखा है, छोटा है, मां बाप मर चुके हैं। पिक्चर की स्टोरी के मुताबिक वो खाना मांगने गया है और कुछ लुच्चे और लफंगे टाइप के लोग उससे ये कह रहे हैं कि तुम शराब पियो तो हम तुम्हें ये 10 रुपए देंगे। अब उसके सामने कंपल्सन है, विवशता की स्थिति है, उसने शराब पी। तो क्या उसने शराब पी ये माना जाए? क्या इस परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि उसने शराब पी? ये तो नहीं माना जा सकता। ये तो कोई पागल भी नहीं मानेगा कि उसने शराब पी है। ठीक है, 10 रुपए हासिल करने के लिए, खाने के कीमत को अदा करने के लिए जो 10 रुपए हासिल उसे करने थे, उसे हासिल करने के लिए उसने शराब पी। तो क्या यह मान लिया जाए कि उसने शराब पी? इस उदाहरण में कम से कम यह नहीं माना जा सकता, ये कोई युक्ति संगत मनुष्य नहीं मानेगा कि उसने शराब पी। ठीक है ना? उसकी मजबूरी, उसने उसे मजबूर किया और जो लोग उसे इस प्रकार से मजबूर कर रहे थे वो उसकी मजबूरी का लाभ उठा रहे थे। तो अगर कोई गरीब है, अगर कोई अशक्त है, अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, अगर किसी की शादी नहीं हुई, तो आप उसकी मन स्थिति का लाभ उठाकर अगर ये कहते हैं कि हम आपको ये फैसिलिटीज तब प्रोवाइड कराएंगे जब आप अपने धर्म को बदल लो, तो क्या यह धर्म परिवर्तन है? क्या इसे कन्वर्जन माने? क्या यह धर्म की स्वतंत्रता के अनुकूल है? ठीक है ना? क्योंकि स्वतंत्रता ये शब्द अपने में अनुचिंतित करता है कि वो स्वयं निर्णय करे, वो स्वयं निर्णय ले कि उसे कहां रहना है। जैसे शराबी उसी को कहेंगे जिसने स्वयं निर्णय लिया है कि हम शराब पिएंगे। और आईपीसी में भी इसी आधार पर भेद है। ऐच्छिक मतता ये डिफेंस नहीं है। ठीक है ना? ऐच्छिक स्वैच्छिक मतता, अनैच्छिक मतता ये है डिफेंस। ठीक है ना? आप लाभ नहीं ले सकते। तो यहां अगर ऐसा किया गया है तो आपने उसकी मजबूरी का लाभ उठाया है। इसे धर्म परिवर्तन कैसे कहा जाए? इसे तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसे ही आप अभियुक्त को अगर मजबूर करते हैं, धमकी देते हैं, विवश करते हैं, ठीक है, और वो कुछ स्वीकार करता है या किसी भी ढंग का कोई प्रकटन ये करता है, ठीक है, तो फिर वो सुरक्षा जो 20(3) ने उसे दी है कि अपने ही विरुद्ध उसे साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, वो सुरक्षा सिर्फ लिप सर्विस ये साबित होती है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मुंह चला रहे हो या यूं कहें ओठ चला रहे हो, बस लिप सर्विस कर रहे हो अभियुक्त को सुरक्षा देने के सवाल पर। इनफैक्ट कोई सुरक्षा आपने नहीं दी, क्योंकि सुरक्षा आप देंगे तो कोई तरीका होगा ना सुरक्षा देने का। आपको हम कहते कि लो तुम्हें सुरक्षा हम दे रहे हैं, और किया कुछ नहीं, तो काहे की सुरक्षा? क्या मेरे शब्दों से तुम्हारे शरीर पर कोई कवच निर्मित हो जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। सुरक्षा देने का कोई तरीका तो होगा। तो अगर 20(3) ये कहता है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, तो प्रक्रिया विधि में भी इस प्रकार के सिद्धांत होने चाहिए जो अभियुक्त को यह सुरक्षा दे रहे हो। तो हम लोगों ने एविडेंस एक्ट भी पढ़ा था, हम लोगों ने सीआरपीसी भी पढ़ी पीछे अन्वेषण के दौरान। ये भी सीआरपीसी
या बीएनएसएस यही है, लेकिन अन्वेषण के दौरान भी हम लोगों ने इस ढंग का सेक्शन पाया था। कहां 163 सीआरपीसी, इसके सेक्शन हमें याद नहीं है, 19 जोड़ लें तो संभवतः आ जाएगा। 163 सीआरपीसी, उसमें भी कहा था कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपने को उपलब्ध जानकारी प्रकट करने के लिए किसी ढंग का न तो कोई असम्यक असर प्रयोग में लाएगा, न कोई उत्प्रेरणा देगा, न कोई धमकी देगा, न कोई वचन देगा। इसी प्रकार की स्थिति हम लोगों ने 24 एविडेंस एक्ट वहां भी पाई थी कि कन्फेशन हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से किसी प्रकार का धमकी, किसी प्रकार की उत्प्रेरणा, किसी प्रकार का वचन यह नहीं दिया जाएगा। यदि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन की प्रवृत्ति है कि अभियुक्त के मन में वह यह विश्वास उत्पन्न कर देने के लिए पर्याप्त है कि यदि वो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन के आधार पर काम करे तो अहित प्रकार का कोई फायदा या अहित प्रकार की किसी बुराई का परिवर्जन वो कर देगा। ठीक है, ये वहां भी सुरक्षा मिली थी और यह विचारण में भी देना ठीक समझी गई। तो 316 में विचारण में फिर दी, यानी जहां जहां इस सुरक्षा की जरूरत हो सकती थी सब जगह दी गई। अब ये विचारण में दी जा रही है 316 या 354 इसके रूप में। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा? जब क्षमादान दे रहे हैं। क्षमादान तो उसे मिली इस शर्त पर रहा क्योंकि क्षमादान सशर्त है। ठीक है, 306 या 307 में जो इन्होंने लिखा, 343 है, 344, इसमें क्षमादान सशर्त है, अशर्त नहीं है। और शर्त हमने पहले आपको बता दी कि अगर तुम वे सारी परिस्थितियां और उन सारे व्यक्तियों के संबंध में जानकारी दोगे जो अपराध में तुम्हारे साथ रहे हैं तो ही हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, अदरवाइज मत लो, हम साबित करेंगे तुम्हारे दोष को। तो वहां सशर्त क्षमा हमने दी, इसलिए उसमें दोष नहीं है। शेष के संबंध में विधायिका ने स्वयं व्यवस्था कर दी कि आप कोई अभियुक्त को धमकी, उत्प्रेरणा, वचन आदि नहीं देंगे। तो 316 उसी कड़ी का भाग है जो कड़ी 163 सीआरपीसी 24 एविडेंस एक्ट के रूप में विधायिका द्वारा निर्मित की गई है और जिसमें अनुच्छेद 20(3) ये कहें तो वो भी आता है। उसी कड़ी में ये अगला सेक्शन है जिसे 316 या 354 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अब 317 और 318 इस पर कल चर्चा करेंगे, देखेंगे।